अच्छा, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इसी को आप कहते हो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। सो दिस क्वेश्चन वुड बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं बट दिस वुड बी अ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली अभी तक हम क्या बात कर रहे थे। देखो मैंने आपको क्या कहा, चैप्टर का नाम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग कुछ टेक्निक्स की बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कुछ अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल सी आप लोग टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करोगे और उनके पीछे के क्या प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आप देख पाओगे। तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस की बात की गई है, एक तो क्रिस्टलाइजेशन, दूसरी बात करें डिस्टिलेशन और तीसरी बात करें क्रोमेटोग्राफी की। तो इन्होंने आपसे कहा है कि इनको ब्रीफली आप डिस्क्राइब करो। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन आखिर क्या करते क्या हो क्रिस्टलाइजेशन से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो भी टेक्निक्स आप यूज करते हो ये आप यूज करते हो फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पस, यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए। जब आप बेसिकली केमिकल रिएक्शंस करते हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हो, तो उस टाइम पे ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट बनता है बट उसके साथ में और भी कई सारी इम्प्योरिटी उससे जाके चिपक जाती है। तो हमें क्योंकि एक प्योर प्रोडक्ट चाहिए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी या बेमतलब की चीजें हैं उनको हम रिमूव कर दें और उसकी जगह पे हमें सिर्फ हमारे एक प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट मिल सके। इसके लिए हमें प्योरिफिकेशन टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो जिसी में से फर्स्ट जो आपकी प्योरिफिकेशन टेक्निक आती है, कई सारी टेक्निक्स हैं जिनमें से सिर्फ कुछ हम जो बेसिक टेक्निक्स है जिनको नॉर्मली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने लैब्स में काम में लेते हैं, उन्हीं को हम फिलहाल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टेक्निक इज व्हाट, इट्स क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन आप इसको कहते हो। तो इस प्रोसेस में बेसिकली हम करते क्या है कि जो हमारा इम्प्योर कंपाउंड है, देखो इम्प्योर कंपाउंड कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया आपके प्रोडक्ट के अलावा दूसरे इम्प्योरिटीज भी हैं, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये इम्प्योर कंपाउंड है। तो हम इम्प्योर कंपाउंड को यहाँ पे प्योर कंपाउंड या प्योर क्रिस्टल्स के फॉर्म में इनको चेंज कर देते हैं। बट इसको करने के लिए हमें करना क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो इसके जो पीछे प्रिंसिपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखो। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, दैट इज द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको पूरा डायग्राम के हेल्प से भी इसको समझाऊंगी, बट एक बार के लिए आप प्रिंसिपल को समझ लो। इसमें क्या है कि आपका कंपाउंड है प्लस आप उसके अंदर इम्प्योरिटी है। तो ये कंपाउंड और ये जो इम्प्योरिटी है ना, इनकी सॉल्युबिलिटीज आपस में डिफरेंट होती हैं। सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट होती हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। यानी कि जो आपका कंपाउंड है वो क्या होगा, जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे, हीट कर दोगे कुल मिला के, तो ये कंपाउंड और इम्प्योरिटी दोनों ही इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। बट अगेन जब आप उसको ठंडा करोगे, लो टेम्परेचर पे लेके आओगे, तो जो आपका कंपाउंड होता है ना वो इसमें इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब इनसॉल्युबल हो जाएगा यानी कि कम टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या आएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, जबकि इम्प्योरिटी अभी भी डिसॉल्व है। पर कंपाउंड क्योंकि लो टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा अनडिसॉल्व फॉर्म में, तो वो आएगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में, यानी कि क्रिस्टल्स फॉर्म करते हुए। और ये जो अब हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे ये प्योर होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लो टेम्परेचर पे आपका इम्प्योरिटी अभी भी डिसॉल्व है। ठीक है, तो ये तो आपके अभी भी सॉल्वेंट के अंदर ही है, लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्वेंट से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, उससे बाहर आ चुके हैं। तो ये जो सॉल्वेंट है विदाउट एनी इम्प्योरिटी है, इसका मतलब कि ये अब प्योर फॉर्म में आ चुके हैं। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक आइडिया होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगेन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ यहाँ से फ्रॉम द टेक्स्ट पार्ट। तो आप देख रहे हो कि एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर आपकी इम्प्योरिटी की और कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले जो इम्प्योर कंपाउंड है उसको आप डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट के अंदर, जहां पे कि वो रूम टेम्परेचर पे ठीक ठाक सॉल्युबल है, बट एप्रिशिएबली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे दोनों के दोनों सॉल्युबल हैं, कौन कौन, कंपाउंड और इम्प्योरिटी दोनों ही मजे से बैठे हुए हैं। पर जैसे ही ये सॉल्वेंट आपका फिर से, या तो आप अचानक से इसको ठंडा कर दोगे, इसकी कूलिंग कर दोगे, या फिर धीरे धीरे इसका कूलिंग अपने आप रूम टेम्परेचर पे होने दोगे, तो आप क्या देखोगे कि प्योर क्रिस्टल्स जो है वो बाहर इमर्ज होते जाएंगे, यानी कि बाहर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, सॉल्वेंट से बाहर निकलने लग जाएंगे। जबकि लो टेम्परेचर पे इम्प्योरिटी अब भी वहीं की वहीं सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जो आपका कंपाउंड था, ये कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड को आपने इम्प्योरिटी से अलग कर दिया। और यही तो आप चाहते थे। देखो आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप प्योरिफिकेशन कर रहे हो। पर इसके लिए हमने किस मेथड का यूज लिया, क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक जो पिक्चर है वो दिखा देती हूँ। सो दिस इज द बेसिक आइडिया।
यहाँ पे क्या है कि ये आपका एक सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर कंपाउंड है प्लस इम्प्योरिटी है, यानी कि ये हमारी इम्प्योर फॉर्म है। कंपाउंड की क्या है, इम्प्योर फॉर्म है। इसको आपने एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है। अब उसके बाद में हीट रिएक्टर, यानी कि आपने इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया। अब आप इसका टेम्परेचर अगर देखोगे तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। तो वैसे में जो आपका कंपाउंड है और इम्प्योरिटी है, दोनों के दोनों अभी इसके अंदर डिसॉल्व हैं, ठीक है। इसके अंदर घुले मिले हुए हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे आप कूलिंग करते हो, या तो आप अचानक से कूलिंग कर देते हो या फिर आप उसको रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे कूल होने देते हो, तो वैसे में क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो लो टेम्परेचर पे आ चुका है। तो जो इम्प्योरिटी है वो तो अब भी इसके अंदर डिसॉल्व ही रहती है, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ, ऐसे डिसॉल्व रहती है। लेकिन जो आपका कंपाउंड है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर कम थी, तो वो धीरे धीरे आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। ये क्या है, ये क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स किसके, कंपाउंड के। तो वो अब क्योंकि अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में है, तो ये एमर्ज आउट होने लगता है, एमर्ज आउट होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी इम्प्योरिटी को किससे अलग कर लिया, कंपाउंड से अलग कर दिया। अब क्योंकि जो ये आपका प्योर क्रिस्टल है, इसके अंदर भी यार थोड़ा बहुत तो सॉल्वेंट अभी भी रह ही जाएगा चिपका हुआ, तो आप वैक्यूम की हेल्प से क्या कर सकते हो, क्रिस्टल्स को पूरी तरह से खींच के, जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट है, जो भी कुछ है जो उसके ऊपर चिपका रह गया है, तो उसको आप पूरी तरह से निकाल सकते हो। आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में चमकदार क्रिस्टल्स जो हैं, जिस भी कलर के वो होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, और ढेर सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और एक और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर बहुत फास्ट करना है, तो जिस भी कंपाउंड के आप क्रिस्टल्स बना रहे हो ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डाल दो। उस टुकड़े को डालने से एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फटाफट से क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में बनते हैं, मतलब मैक्सिमम जितने क्रिस्टल बन सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बदले में आप क्या करते हो, सॉल्वेंट को भी अलग से रिकवर कर लेते हो, क्योंकि भाई सॉल्वेंट बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। पानी जैसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पानी की तरह बहाओ, नहीं। अगर उसको रिकवर कर सकते हो तो रिकवर कर लो। तो हम जो बाकी सॉल्वेंट है उसको रिकवर कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं, और प्योर क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। सो दिस वाज योर होल प्रोसेस ऑफ किसका, ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन। आई गेस कि आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ गया है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि आइडोफॉर्म इज क्रिस्टलाइज्ड विद अल्कोहल। अल्कोहल और आइडोफॉर्म अगर दोनों साथ में प्रेजेंट हो और आइडोफॉर्म को आपको अलग करना हो, तो आप इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज करते हो। इसी तरह से जो बेंजोइक एसिड मिक्स्ड विद नैफ्थलीन, नैफ्थलीन और बेंजोइक एसिड में आपको बेंजोइक एसिड को अगर अलग करना है, सो अगेन यू यूज दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था क्रिस्टलाइजेशन, या फिर इसी को आप रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हो, कि जो इम्प्योर क्रिस्टल्स हैं उनको वापस से आप क्रिस्टलाइज करके प्योर फॉर्म में लेकर आ रहे हो। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, ये मेरा फेवरेट मेथड है, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। तो देखो डिस्टिलेशन मेथड के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ अ लिक्विड। इसमें पहली बात, आपके इस तरह के दो लिक्विड्स आपस में प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल हैं, पर दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसमें ठीक ठाक डिफरेंस है। सो यू कैन सी अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड एंड प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। उस टाइम पे आप इनको यूज करते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें जिसका बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है, और एनिलीन की बात करें जिसका टेम्परेचर 457 केल्विन है बॉइल करने के लिए, तो यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मतलब 100 केल्विन से भी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, तो आप इसको बहुत इजीली डिस्टिलेशन से डिस्टिल कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा इसका आइडिया, मैं अगेन आपको एक पिक्चर की तरफ लेके चलती हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए आप उस मेथड को यूज करोगे जिसमें कि एक्चुअली उस मिक्सचर को यूज करोगे जिसके अंदर दोनों ही जो लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि ये मेरा कोई एक सैंपल है, ठीक है। ये मेरा एक कोई सैंपल है, इस सैंपल के अंदर लेट्स से कि दो स्पीशीज प्रेजेंट हैं, लेट्स से दो केमिकल स्पीशीज, एक को नाम दे देते हैं ए, एक को नाम दे देते हैं बी। और जैसे कि अभी हमने देखा कि मान लो कि एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि दूसरे का मान लो 400 डिग्री सेल्सियस है। अब आप खुद बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, तो ऑब्वियसली जिसका ए है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बी से। तो इसका मतलब कि जब मैं नीचे से हीटिंग प्रोवाइड करूंगी, मैं हीट करूंगी, तो एक टाइम आएगा आप ऊपर चाहे तो थर्मोमीटर को लगा सकते हो, तो एक पॉइंट आएगा जबकि टेम्परेचर हमारा 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे किसके, ए के, यानी कि जो ए है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू ए ऑफ इट्स वेपर स्टेट।
इसके वेपर्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये वेपर के फॉर्म में ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ऊपर हमने कुछ ऐसा सेटअप लगा रखा होता है कि यहाँ पे कंडेंसर होता है। कंडेंसर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम ये एक ग्लास की ट्यूब है, जैसे आपने थर्मोमीटर को देखा होगा, ये उसी तरह है, एक ग्लास की ट्यूब है और इस ग्लास की ट्यूब के अंदर एक्चुअली एक ट्यूब और है, ठीक है। तो जैसे ही ये वेपर्स जो हैं वो नीचे से ये वेपर्स उड़ते उड़ते पहुंचते हैं इस कंडेंसर के पास में, तो यहाँ पे एक इनलेट और एक आउटलेट लगा होता है। ये इनलेट और आउटलेट किसके लिए है? ठंडे पानी के लिए। ये ठंडे पानी को बराबर सर्कुलेट करता रहता है, जो कि यहाँ से निकलता रहता है और पाइप की हेल्प से हमने इनको ज्वाइन कर रखा होता है। तो ये लगातार यहाँ से ठंडा पानी आए जा रहा है और वो यहाँ पे पूरे बाहर बाहर जो है ना इधर इधर रन करता है, अंदर वाली ट्यूब में नहीं जा रहा। अंदर वाली ट्यूब से तो आपके वेपर्स मूव करते हैं और ये बराबर साथ का साथ क्या है यहाँ पे रन किया जा रहा है, ठीक है, बाहर बाहर के साइड में। तो इससे होगा क्या कि ये जो अंदर की ट्यूब है ये कैसी हो जाएगी? ये भी ठंडी हो जाएगी। अब जैसे ये गरम गरम वेपर, ये वेपर्स कैसे हैं? हॉट वेपर्स हैं। तो ये जैसे ही ए कंपाउंड के हॉट वेपर्स जो हैं वो पहुंचते हैं इस कूल ट्यूब के पास में और यहाँ से होके गुजरते हैं, तो अब बताओ इनका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। यानी कि जो ए के वेपर्स हैं अब वो वापस से ए के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको कि हम आगे जाके क्या कर लेंगे? किसी एक दूसरे वेसल के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही ये ए के वेपर्स यहाँ पे पहुंचेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाके ये वेपर्स ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, कूल हो जाएंगे ये वेपर्स, किसके? ए के, और बाद में जाके इकट्ठे हो जाएंगे कहाँ पे? इस वेसल के अंदर। तो देखो अब इस वेसल में मेरे पास ए आ चुका है, जबकि बी जो है वो अभी भी वहीं पे प्रेजेंट है, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट है 400 डिग्री सेल्सियस। अभी भी हमने हीटिंग को जारी कर रखा है। तो ऐसे करते करते जब 300 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा ए कंपाउंड जो है वो आपका दूसरी तरफ आ जाएगा, जबकि बी कंपाउंड अभी भी यहीं पे प्रेजेंट है। तो एक तरीके से आपने क्या किया? बी को ए से सेपरेट कर लिया। तो मान लो कि बी और ए जो है इनमें से कोई भी एक आपका डिजायरेबल कंपाउंड है। लेट्स से कि अगर बी ही आपका डिजायरेबल था और ए एक्स्ट्रा एक इम्प्योरिटी थी, तो इम्प्योरिटी को आपने अलग कर लिया और बी आपका पीछे रह गया। तो कर लिया ना आपने सेपरेशन, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बात बोली ये तो है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, लेट से कि मेरे ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेट से 300 डिग्री सेल्सियस है और जो मेरा बी कंपाउंड है उसका टेम्परेचर मान लो 310 डिग्री सेल्सियस है, तो आप देख सकते हो इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में जो टेक्निक आप यूज करते हो वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें कोई खास फर्क ज्यादा नहीं होता, बस ये है कि यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब प्रेजेंट होती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसका कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो बेसिकली क्या करता है? ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर दिस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है आपके वेपर्स का, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी दूसरे कंपाउंड के जिसका कि हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो ए के साथ में मिक्स होके दूसरी तरफ ना पहुंचे, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। सो आई गेस कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस है क्या। तो इसके लिए जैसा कि मैंने कहा दो क्या होने चाहिए? मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, तभी तो आप उनको अलग करोगे। अगर मिसिबल है ही नहीं तब तो बहुत ही आसान है उनको अलग अलग करना। बट जब आपके दो लिक्विड्स मिसिबल होते हैं तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप बॉइल करते हो तो वो उसके वेपर जिनका के लो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले जाके कलेक्ट हो जाएंगे और पीछे आपका दूसरा कंपाउंड रह जाएगा। और अगर दो से भी ज्यादा इंप्योरिटी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे आपको तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो इजिली यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है वो है क्रोमैटोग्राफी, एंड बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट ये टेक्निक है एंड माई सेल्फ हैव यूज्ड दिस। मैंने खुद ने इस टेक्निक को कम से कम हजारों बार अपने लैब में रिसर्च के मेरे प्रोसेस के दौरान मैंने इसको हजारों बार इस टेक्निक को किया होगा, ठीक है। देखो क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर, ठीक है, और ग्राफ का मतलब आप सभी जानते हो एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई तरीका शो करने का। तो क्रोमैटोग्राफी में कलर्स क्या होते हैं? शोकेस हो जाते हैं इस टेक्निक को करते दौरान। तो इस टेक्निक में भी आप क्या करते हो? सेपरेशन करते हो, प्योरिफिकेशन करते हो और आइडेंटिफिकेशन करते हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ आप दो कंपोनेंट्स को मिक्सचर के अलग कर रहे हो, आप उनको प्योरीफाई भी कर रहे हो, यानी कि साथ का साथ उनको प्योर बना रहे हो, उनमें कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए इस चीज को ध्यान रख रहे हो। और साथ ही साथ आप इसको यूज कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, ये पता करने के लिए कि वो कंपोनेंट एक्चुअली है क्या चीज,
ठीक है। अब इसका अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस। दो फेजेस यहाँ पे होती हैं, स्टेशनरी फेज और मूविंग फेज। ठीक है, तो जिसमें कि स्टेशनरी फेज जनरली आपके सॉलिड या लिक्विड होती है और जो मूविंग फेज है वो जनरली लिक्विड या गैस होती है। इसी के बेसिस पे आप उनको नाम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी इस तरह से नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक पिक्चर पहले दिखा देती हूँ ताकि हम लोग ज्यादा बेहतर समझ सकें। तो ये है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी भी अलग अलग तरह की होती है, यहाँ पे मैं आपके साथ में कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे दो फेजेस होती हैं, एक तो है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है आपका मोबाइल फेज, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली मोबाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसी फेज जो कि लगातार मूवमेंट में है। तो मूवमेंट में है, ये आपका सॉल्वेंट भी हो सकता है, लिक्विड या फिर गैसियस सॉल्वेंट हो सकता है। जबकि जो स्टेशनरी फेज है, जैसे कि मैंने बताया, ये स्टेशनरी है, कॉन्स्टेंट बनी हुई है एक जगह पे। तो ये जो फेज है ये आपका सॉलिड हो सकता है मोस्ट ऑफ द केस, और लिक्विड भी हो सकता है। तो बहुत कॉमन जो आपके सॉलिड स्टेशनरी फेजेस होते हैं उनका मैं नाम अगर लूं तो एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना हो गया, सिलिका हो गया, तो ये सब आपके स्टेशनरी फेज होती हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे होता है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री में आप इस टर्म को पढ़ते हो, यानी कि जब सरफेस के ऊपर कोई कंपोनेंट जो है वो जाके चिपक जाए, बल्क के अंदर ना जाए, तो उसको आप कहते हो एडसॉर्प्शन। इट्स नॉट एब्जॉर्प्शन, इट्स एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो, अपना सैंपल, ये सैंपल जो है एक मिक्सचर है जिसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स है, लेट्स से ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट है, अलग अलग इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है इस मिक्सचर के अंदर। तो आप अपने सैंपल को ऊपर की साइड लोड कर देते हो और नीचे अंदर की साइड आप पैकिंग कर देते हो स्टेशनरी फेज की। ये पैकिंग आपकी एल्यूमिना की हो सकती है, सिलिका की हो सकती है, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नजर आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि आप ऊपर से डालते हो एक मोबाइल फेज। मैं एक्चुअली आपको समझाऊं ना कि क्रोमेटोग्राफी किस तरह का है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि लेट्स से कि आपके पास में कोई एक कपड़ा है, ठीक है, उस कपड़े के ऊपर क्या लग गया, कलर लग गया। ठीक है, कोई कलर लग गया, चलो कलर छोड़ो, इसके ऊपर मिट्टी लग गई, मिट्टी लग गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, नल लिया और नल से पानी जो है वो बहाना स्टार्ट किया। तो आपको पता है कि बहुत सारी मिट्टी तो सिर्फ बहाने से, पानी पड़ने से ही क्या होगी, नीचे की तरफ निकल जाएगी। सही बात है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा, जो फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी इसमें रह जाती है, तो उसके लिए हम लोग सर्फ को या उन बाकी चीजों को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक कि आपने ऊपर से एक नल को चलाया और बहुत सारा जो गंदगी है वो नीचे निकल गई, बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस आपका क्रोमेटोग्राफी का भी होता है। ठीक है, पर यहाँ पे कोई चीज गंदगी नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो भी चीजें बाहर निकल रही हैं एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको कि हमें इकट्ठा करना होता है आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन पर्पस के लिए। तो आपने ऊपर से क्या डाला, मोबाइल फेज डाला, जो कि आप लगातार डालते रहते हो, एक बार नहीं, ये लगातार कंटिन्यूसली जब तक कॉलम चलता रहेगा तब तक ये मोबाइल फेज आप ऊपर से डालते रहोगे। तो होगा क्या कि जो आपका सैंपल था जो कि ग्रीन कलर का, अब वो धीरे धीरे जो है वो बंटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ऑरेंज कलर की प्लेट दिख रही है, एक आपको ग्रीन कलर की प्लेट दिख रही है। इसी तरह से जब आप ये लगातार ये मोबाइल फेज ऊपर से डालते ही रहोगे, तो जैसे जैसे आप ये मोबाइल फेज डालते रहते हो तो ये सेपरेशन और ज्यादा आपको परफेक्ट दिखने लगता है। ये देखो आपका ब्लू कलर, सॉरी ऑरेंज कलर सेपरेट हो चुका है ग्रीन कलर से, और अच्छा खासा आपका सेपरेशन दिख रहा है। अब आप ऊपर से मोबाइल फेस डाले जा रहे हो, यानी कि एक तरीके से ऊपर से पानी डाले जा रहे हो, तो धीरे धीरे ये जो बैंड्स हैं ये आपके नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। सबसे पहले कौन सा बैंड बाहर निकल गया, तो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का बैंड जो है वो बाहर निकल गया। लेट्स से कि हम इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, इसी तरह से जो आपका दूसरा बैंड है वो कौन सा है, ऑरेंज कलर का, इसको नाम हम दे देते हैं बी। तो पहले आपका ए बैंड सेपरेट हो गया, फिर बाद में आपका बी बैंड सेपरेट हो गया। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी या सिंपली क्रोमेटोग्राफी से आप क्या कर सकते हो, आप प्योरिफिकेशन कर सकते हो। प्योरिफिकेशन के अलावा आप हमने देखा था सेपरेशन, सेपरेशन तो ऑफ कोर्स कर ही रहे हो, सेपरेशन कर सकते हो। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये तीनों चीजें हो रही हैं। सबसे पहले सेपरेशन हो गया, आपने देखा ए जो है वो बी से अलग हो गया। जब ए बी से अलग हुआ तो यहाँ पे ये प्रोसेस इतना स्लो होता है ना कि यहाँ पे आपको अलग से बहुत ज्यादा अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये जो सैंपल आपके पास आएगा, आप इसका हल्का फुल्का सा वर्कअप करोगे और ये प्योरीफाई हो जाएगा।
तो ये आप कह सकते हो लगभग 90% तो ये यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान ही प्योरीफाई हो गया है, और 10% आपको ऊपर से थोड़ी बहुत वर्कअप की मेहनत करनी होती है, एसिड बेस रिएक्शंस कराने होते हैं। और तीसरा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये जिस तरह से ये बैंड्स जब आपके निकलते हैं तो उससे आपको काफी सारी नॉलेज इनके पोलर या नॉन पोलर नेचर के बारे में पता चलती है। ठीक है, तो जो कंपाउंड आपका जितना ज्यादा आप देख रहे हो कि नीचे निकल कर आ रहा है, अगर आप ऊपर मोबाइल फेस कैसी लेते हो, नॉन पोलर लेके चलते हो, तो नॉन पोलर जो है वो अपने साथ किसको लेकर चलेगा, जो ज्यादा नॉन पोलर सॉल्यूट है। सो लेट्स से कि अगर ऊपर मोबाइल फेस जो है वो मेरी बहुत ज्यादा नॉन पोलर नेचर की है, तो ऐसे में जो ए है जो कि सबसे पहले बाहर निकल रहा है, वो भी बी से ज्यादा नॉन पोलर नेचर का होगा। तो आपको क्या है, एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन भी पता चल रहा है। फिर जो भी सैंपल यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, इनको आप फर्दर कहाँ लेके जा सकते हो, आप इनको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए लेके जा सकते हो, आप इनका आईआर करा सकते हो, यूवी विजिबल करवा सकते हो, जो अलग अलग टेक्निक्स होती है ना, जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक में कभी ना कभी नाम सुन रखे होंगे, इन टेक्निक्स के लिए लेके जाते हो, जिससे कि एक्चुअली आपके कौन से कंपाउंड्स हैं, ये बिल्कुल उसका पूरा का पूरा बायोडेटा निकाल देता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये था हमारा प्रोसेस किसका, क्रोमेटोग्राफी का। फटाफट से बिना टाइम ज्यादा लगाएं इन मेथड्स को एक बार यहाँ से टेक्स्ट पार्ट से देख लेते हैं। तो मैंने आपको डिटेल में कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी एग्जैक्टली इसी तरह से होती है, बस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हो, आप एक ग्लास चेंबर को यूज करते हो। ठीक है, वो आपका बीकर भी हो सकता है। इसके अंदर हम एक एल्यूमिनियम की जो शीट होती है उसको लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये नीचे आपका सॉल्वेंट रख देते हैं, और यहाँ पे हम एक छोटा सा डॉट किसका लगा देते हैं, हमारे सैंपल का। ठीक है, ये छोटा सा डॉट मैंने सैंपल का लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज आपकी ऊपर से नीचे आ रही थी, है ना, देखा था ना हमने, मोबाइल फेज हम ऊपर से डाल रहे थे जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही थी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्योंकि नीचे प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट नीचे से ऊपर होगा। ये होता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन, आप लोग जब पेड़ पौधों में किस तरह से पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है रूट से स्टेम और लीव्स तक, तो वहां पे भी आप इस कैपिलरी एक्शन को पढ़ते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सॉल्वेंट जो है ऊपर पहुंचता जाएगा, एकदम टॉप तक पहुंच जाएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग कलर्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। लेट्स से कि एक कलर, एक बैंड यहाँ पे बन गया, अब जो दूसरा बैंड होगा वो कुछ दूसरे कलर का होगा। लेट्स से कि यहाँ पे एक रेड कलर का बैंड बन गया, और लेट्स से कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बैंड बन गया। तो ये जो सभी बैंड्स यहाँ पे अलग अलग कलर के बन रहे हैं, ये अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, जिनको भी आप अलग से आइसोलेट कर सकते हो, और इनको भी आप क्या यूज में ले सकते हो, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए। हालांकि यहाँ पे जो सैंपल आपको टीएलसी के केस में, इसको टीएलसी कहते हैं, तो टीएलसी के केस में मिलता है वो काफी कम होता है। तो ये कहना कि आप भाई उसको आइसोलेट कर रहे हो और उसको आप यूज कर सकते हो कोई रिएक्शन के लिए, सो दैट वुड बी फनी, क्योंकि वो सैंपल बहुत छोटा होता है। बट डेफिनेटली आप प्योरीफाई भी कर रहे हो, और आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए इतना सा सैंपल भी मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसी के बाद में तीसरा होता है आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बिल्कुल आपके इसी एड्सॉर्प्शन बिहेवियर पे कि कौन सा जो आपका कंपोनेंट है वो ज्यादा मोबाइल फेस के साथ रहना ज्यादा पसंद कर रहा है कि स्टेशनरी फेस के साथ, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मेन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तीनों का सेम है, बस जो तरीका है अप्लाई करने का वो डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी क्रोमेटोग्राफीज होती है, ना सिर्फ ये, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने स्कूल लेवल पे भी कर रखा होगा। तो ये बिल्कुल सेम वर्क की वही चीजें हैं। अब छोटा सा इसको टेक्स्ट पार्ट से देख लेते हैं। आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट दिस इज नेसेसरी, क्योंकि ये सब चीजें छोटी छोटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो यहाँ पे एक स्टेशनरी फेज होती है जो कि सॉलिड होती है, और एक मोबाइल फेज होती है जो कि मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स हो सकता है। सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी पोलैरिटी को बढ़ाते हैं, और फिर उसके अंदर कुछ परसेंट पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले ये 100% नॉन पोलर होता है, फिर धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, इसको 80-20% कर सकते हो, जिसमें कि 80% तो आपका ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इसका मतलब 20% पोलैरिटी है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हो। अगर आप एकदम से ही 100% कोई पोलर सॉल्वेंट ले लोगे, तो सब का सब सारे के सारे कंपोनेंट्स एक साथ ही बाहर निकल जाएंगे, और आप कोई सेपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होता है आपका मोबाइल फेस। अब जो आपका कंपोनेंट है, क्या उसका एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगा, क्या वो पोलर स्टेशनरी फेस के साथ रहना पसंद करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा सेपरेशन। अब फाइनली क्या होता है, जब सेपरेशन होने लगता है, जो कि मैंने आपको बैंड्स की फॉर्म में यहाँ पे दिखाया था, है ना, ये जो भी सेपरेशन होने लगता है, तो धीरे धीरे फिर यही चीजें क्या है, आइसोलेट होने लग जाती हैं। So separation of the components of the mixture takes place resulting in a differential adsorption.
किसकी कितनी कैपेसिटी है किसके ऊपर एब्जॉर्ब होने की, उसके ऊपर ये सारा का सारा ग्राफ डिपेंड करता है। उस तरीके से आप मिक्सचर्स को के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट कर लेते हो, जो कि इंडिविजुअल लेयर्स या बैंड्स की फॉर्म में आपको नजर आता है। तो मोबाइल फेज आप ऊपर से डालते रहते हो और इस तरह से एक एक करके जो भी आपके अलग अलग बैंड्स हैं, दो या दो से ज्यादा भी ये कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो सकता है। मान लो कि आपका मिक्सचर है तो कोई जरूरी नहीं है इसमें दो ही कंपाउंड कंपोनेंट हो, ए बी सी डी ई कितने भी हो सकते हैं, पर जितने कम कंपोनेंट होंगे सीधी सी बात है सेपरेशन करना उतना आसान होगा और उतना ज्यादा परफेक्ट सेपरेशन होगा। ठीक है, सो आई गेस कि आपको ये सभी के सभी मेथड्स जो हैं हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए विद पिक्चर्स विद एक्सप्लेनेशन। सो आई गेस कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। ठीक है, जहां पे हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है, पर जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ सिर्फ यही 3 टेक्निक नहीं होती, इसके अलावा भी ढेर सारे मेथड्स हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन का आपने नाम सुना होगा, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सीविंग, मैनुअल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनको आप यूज करते हो फॉर प्योरिफिकेशन पर्पस। अगर अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें तो उसमें भी ढेर सारे तरह के डिस्टिलेशन होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, उसके बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग तरह के डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी में भी अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी, जैसे मैंने आपको GCMS का बताया, वो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी अलग अलग। आप अंदर जाओगे रिसर्च में कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा ढेर सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल को समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रिंसिपल नहीं समझ में आया, टेक्निक नहीं समझ में आई, किस तरह से अप्लाई करते हैं वो नहीं समझ में आया, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज वेलकम टू यू। ठीक है, हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट को लिख सकते हैं और जब भी जैसे भी पॉसिबल होगा आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ओवर दैट, जहां पे आपकी कंफ्यूजन्स को मैं क्लियर कर दूंगी विद सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन नंबर 19। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।